हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज से मैं आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखा जाए तो नया तो है नहीं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री अभी कर ही रहे थे और ये उसकी एप्लीकेशंस हैं, यानी डेली लाइफ में हम किस तरह अपनी ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं, ये हमें इस चैप्टर में देखना है। कुछ जो बहुत ही पुरानी बुक्स हैं उसमें इसको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के नाम से इस चैप्टर को पढ़ते थे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी जो प्रैक्टिकल डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ट्रायंगल की फॉर्म में चेंज करते हैं और उस ट्रायंगल में हम जो अननोन लेंथ है वो कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए एप्लीकेशन है, इसीलिए ये केस स्टडी क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो केस स्टडी में इस तरह के क्वेश्चंस आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे क्या है कि ये क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है और बहुत ही सिंपल वाले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। क्वेश्चन सिंपल हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो इसमें काम में आते हैं, वो वर्ड्स हम सबसे पहले पता करते हैं कि वो क्या क्या हैं। सबसे पहले चीज़ जो है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। अगर मैं अपनी किसी चीज़ की तरफ मैं देख रही हूँ तो मेरी आइज़ जो हैं और वो जो चीज़ है वो दोनों पॉइंट्स हो गए, और उन पॉइंट के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो गई जो कहलाती है लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट जो हमारी है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें वो लाइन ऑफ साइट कहाँ भेजनी है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें याद रखना है। सबसे पहले लाइन ऑफ साइट याद रखिएगा। अपनी आइज़ और किसी भी चीज़ को देखने के लिए जो एक स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, वो लाइन ऑफ साइट है। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जो मैंने कहा आपको कि इसमें 2 वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहले हम बात करते हैं एलिवेशन एंगल की। तो जो मैंने अभी आपको बताया लाइन ऑफ साइट, अगर किसी भी चीज़ को, जैसे मैं यहाँ से देख रही हूँ और किसी भी चीज़ को देखने के लिए मुझे अपनी लाइन ऑफ साइट को ऊपर की तरफ ले जाना है, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब एंगल बनेगा कैसे, तो ध्यान से देखिए। जो भी यहाँ से मैंने देखना शुरू किया, मुझे अपनी लाइन ऑफ साइट को पहले हॉरिजॉन्टल पे फिक्स करना पड़ेगा, यानी बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन जो आंखों से बन रही है, वहाँ पे पहले मैंने अपनी लाइन को फिक्स किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जिस चीज़ को मुझे देखना है उसे देखने के लिए क्या मुझे अपनी आंखों को ऊपर उठाना पड़ा। अगर मुझे अपनी आइज़ को इस तरह से ऊपर ले जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये जो यहाँ से यहाँ तक एंगल बना, ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन? हॉरिजॉन्टल से किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपनी आइज़ को जब हम ऊपर उठाते हैं तो हमारी आइज़ जो एंगल बनाती हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। दूसरा वर्ड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट। किसी चीज़ को देखने के लिए अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट को अगर मुझे झुका के नीचे की तरफ ले जाना पड़े इस तरह से, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में अपनी लाइन ऑफ साइट को पहले हॉरिजॉन्टल पे रखना ज़रूरी है। बीच में से एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन नहीं बनते कहाँ से हैं? हाँ, स्ट्रेट लाइन से ऊपर गए तो एलिवेशन, नीचे गए तो डिप्रेशन। देखिए, अगर मैं इधर खड़ी हूँ, मैं अपने घर में खड़ी हुई हूँ और सामने वाली विंडो पे मैं किसी की तरफ देख रही हूँ, तो जो मैंने एंगल बनाया वो एलिवेशन एंगल है। कैसे? मैंने अपनी लाइन को हॉरिजॉन्टल फिक्स किया, यहाँ तक देखा मैंने, अपनी आइज़ को ऊपर उठाया, एंगल ऑफ एलिवेशन है। और जो सामने मुझे खड़े होकर के देख रही हैं, अगर उनका एंगल देखा जाए तो उन्होंने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट यहाँ फिक्स की और मुझे देखने के लिए उन्होंने अपनी आइज़ को नीचे की तरफ करा, इसलिए ये एंगल डिप्रेशन एंगल है। और अब ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल सेम हैं, क्योंकि ये दोनों किस तरह के एंगल बन रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर हम कई बार गलती से डिप्रेशन को एलिवेशन और एलिवेशन को डिप्रेशन की जगह भी मार्क कर देते हैं तो आंसर में गलतियां नहीं आती, सिर्फ फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि फिगर में हमने मार्किंग नहीं की होती है। पर बनेंगे किसके साथ में? हॉरिजॉन्टल के साथ। एक और गलती जो बच्चे करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसा कि मैंने कहा यहाँ से बनेगा, इसी फिगर में कुछ लोग गलती से क्या करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बना देते हैं? इस जगह। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कह देते हैं
ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बिल्कुल रॉन्ग है। वर्टिकल के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनता, हमेशा किसके साथ बनेगा? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यहाँ जो सबसे मेन बात है वो है कि डिप्रेशन एंगल को सही जगह बनाना। एलिवेशन तो जनरली सब सही बना देते हैं, पर डिप्रेशन में कई बार मुश्किलें आती हैं। तो ये बात याद रखनी है कि कहाँ बनेगा और कहाँ नहीं बनेगा, ये भी याद रखना ज़रूरी है। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी बातें समझने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ग्राउंड। तो हमारी जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है उसे हमें फिगर में कन्वर्ट करना है। तो टावर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने जो टावर लिया है वो है AB। तो मुझे लिखना पड़ेगा फिगर का एक्सप्लेनेशन। यहाँ अगर हम लिख देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, हमें उसके भी मार्क्स मिलते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा लेट AB इज टावर एंड उसके बाद उन्होंने आगे क्या बोला? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो हमने क्या लिखा? एंड C इज अ पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर दैट इज B। तो B पॉइंट से C पॉइंट 15 मीटर अवे है। अब आगे उन्होंने क्या कहा? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये जो पॉइंट है C, यहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है BC, यहाँ से ये ऊपर की तरफ देखते हुए एंगल बनाया, इसलिए ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि 60 डिग्री का है। तो क्या लिखेंगे? एंड एंगल ACB इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारा पूरा फिगर यहाँ पे एक तरह से क्रिएट हो चुका है। हमने अपनी सिचुएशन को फिगर में चेंज कर दिया है। अब उन्होंने कहा फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है वो है AB, हाइट ऑफ द टावर। तो अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करनी है, तो ध्यान से देखिए कैसे। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करने हैं। एक साइड जो गिवन है और एक साइड जो फाइंड आउट करनी है, उन दोनों में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन रहा है ये हमें पता करना है। तो अब जो साइड हमें पता है, क्योंकि वो एंगल के साथ जुड़ी हुई है, वो कहलाएगी बेस, और जो साइड हमें पता करनी है वो है 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड, यानी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है वो होता है tan थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इन ट्राइंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह है AB और बेस की जगह है BC। तो tan 60 की वैल्यू टेबल्स आपने सीखी थी, उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह शॉर्टकट में निकालते हैं, उनका डिटेल भी मैंने आपको बताया हुआ है। tan 60 की वैल्यू है √3। √3 इज इक्वल्स टू AB की जगह मैंने H रिप्लेस किया और BC की जगह 15, यानी H इज इक्वल्स टू 15√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ज़रूरत पड़े तो हम √3 की जगह उसकी वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं 1.732, और वो डाल के 15 से मल्टीप्लाई करके भी अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने हाइट कैलकुलेट की है। कहीं हमें हाइट कैलकुलेट, कहीं हाइपोटेन्यूज भी हो सकता है। तो जैसा भी हमें निकालना होगा उसके अकॉर्डिंग हमें अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेलेक्ट करना है। तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें क्या कहा गया है? एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच 1.3 मीटर बिलो द टॉप। तो मान लेते हैं पोल है हमारा AB और एक पॉइंट है C जो कहाँ पे है? 1.3 मीटर बिलो द टॉप। इसका मतलब अगर मैं पूछूं BC लेंथ कितनी है तो आंसर हो जाएगा 5 माइनस 1.3 दैट इज 3.7 मीटर। तो 3.7 मीटर की हाइट पे इलेक्ट्रिशियन को अपनी लेडर पहुंचानी है। क्या कह रहे हैं आगे? शी नीड्स टू रीच 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर दैट शी शुड यूज which when inclined at an angle of 60 डिग्री। यहाँ पे एक लेडर रखनी है जो
कितने डिग्री पे होनी चाहिए? बेस के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाएगी और 1.3 मीटर बिलो द टॉप पहुंचेगी हॉरिजॉन्टल के साथ. वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोर्शन. ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शी शुड प्लेस द फुट ऑफ लेडर. यानी हमारे पास यहाँ पे दो अननोन है. लेडर मान लें हमने डी पॉइंट पे फिक्स की है, तो हमें एक तो लेडर यानी डीसी कैलकुलेट करना है और एक ये डी पॉइंट बेस से कितनी दूर है यानी डीबी. हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले फिगर एक बार वापस से मैं आपको समझा देती हूँ. ए बी टावर है, सी पोल है एक्चुअली. इलेक्ट्रीशियन को यहाँ एक लेडर फिक्स करनी है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री के एंगल पे, तो वो डी पॉइंट पे प्लेस की गई है और वो पोल के टॉप से 1.3 मीटर बिलो है यानी बीसी लेंथ जो है वो 5 माइनस 1.3 यानी 3.7 है. अब हमें लेडर की लेंथ और लेडर ज़मीन से कितनी दूर है, ज़मीन पे पोल से कितनी दूर है, ये हमें पता करना है. तो अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन. तो इन ट्राइंगल DBC एक्चुअली इसमें ना फिगर जो मैंने बनाया है उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ लिखना चाहिए. मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं ऐसा नहीं करती, पर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा. जो कुछ भी मैंने अभी बोला वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ होना ज़रूरी है. तो सबसे पहले इन ट्राइंगल DBC जो साइड हमें पता है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है. जो साइड हमें पता है वो है परपेंडिकुलर और जो हमें पता करनी है वो है हाइपोटेन्यूज और बेस. तो अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की तरफ हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनता है साइन थीटा. तो क्या बना? साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है DC. तो साइन 60 की वैल्यू टेबल से ढूंढ के निकालें, √3/2 होती है. BC हमने कैलकुलेट किया है 3.7, DC हमें कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. DC इधर गया, 3.7 2 मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर में और √3 नीचे. क्योंकि √3 डिनोमिनेटर में है हम √3 से रैशनलाइज भी कर सकते हैं. तो ये बन गया 7.4 √3/3. मैं चाहूँ तो √3 की जगह 1.732 वैल्यू रिप्लेस करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी हम यहीं छोड़ रहे हैं. तो क्योंकि वो मीटर्स में है तो ये आंसर भी हमारा मीटर्स में हो गया. तो इस तरह हमें मिल गई लेडर की लेंथ. अब हम आते हैं वो दूर कितना है. तो अगेन ट्राइंगल हमारा वही चल रहा है इन ट्राइंगल DBC. अब की बार हमें जो साइड पता है वो परपेंडिकुलर, जो हमें निकालनी है बेस. तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो काम में लिया tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर BC, बेस की जगह DB. tan 60 की वैल्यू √3, BC की वैल्यू 3.7, DB हमें कैलकुलेट करना है. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, DB इधर गया और √3 आके इसके डिनोमिनेटर में आ गया. तो DB इज इक्वल्स टू, मैंने इसको रैशनलाइज कर लिया √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके. तो 3.7 √3/3, √3 की जगह वैल्यू रिप्लेस करके आंसर निकाल सकते हैं. और इस तरह से हमें ये दोनों लेंथ मिल गई हैं. तो जो क्वेश्चन मैं अभी आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ वो वन ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है. यानी क्योंकि अभी हम शुरुआत में सीख रहे हैं, हमारे फिगर्स में एक ही ट्राइंगल बन रहा है. अगला जो एग्जाम्पल करूँगी उसमें भी ऐसा ही है, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें एक साथ दो राइट ट्राइंगल बन रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी तो हम एक ट्राइंगल वाले ही करते हैं. तो अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल. तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ लास्ट एग्जाम्पल जो आज के लिए है हमारा, वो है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल. तो ये है ऑब्जर्वर जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर. इससे पहले जो ऑब्जर्वर था उसको हम, उसकी हाइट को हम करीब करीब नेग्लिजिबल मानते थे. यानी कि वो वाली हाइट इतनी ज़्यादा है कि ये जो पॉइंट है C पॉइंट जो हमने थोड़ा ऊपर लिया है वो ज़मीन पे ही होता था. लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वर की हाइट थोड़ी ठीक है, तो इसलिए हमें ऑब्जर्वर की हाइट को भी अपने कंसीडर करना पड़ेगा. तो ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर और एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ चिमनी. तो ये चिमनी है, AB जो है ये क्या है, हमारी चिमनी है और इसके बेस से 28.5 मीटर दूर पे एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है. तो ये हो गया हमारा फिगर. इसके बाद अब उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आइज. यानी कि इस पॉइंट से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है. और जैसा कि मैंने कहा
एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ। इसलिए मुझे सी से पहले जो चिमनी है ए बी उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, उसको हमने नाम दिया ई, और फिर सी से सी ई के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ए तक, जो कि कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। और अब हमें चिमनी की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमें चिमनी की हाइट नहीं, वो हमें सिर्फ ए ई दे सकती है। तो हम सबसे पहले ए ई कैलकुलेट कर लेंगे, और चिमनी की हाइट निकालने के लिए, क्योंकि ये जो फिगर है ये एक तरह से रेक्टेंगल है, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, और अगर 3 परपेंडिकुलर हैं तो वो चौथा भी परपेंडिकुलर ही होगा, यानी ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए ये वाली लेंथ भी 1.5 मीटर है। तो अगर हमने ये h कैलकुलेट कर लिया तो ई बी जो है वो उसमें ऐड करने के बाद हमें चिमनी की हाइट मिल जाएगी। तो सबसे पहले फिगर का एक्सप्लेनेशन हमें लिखना होता है, लेट ए बी इज चिमनी एंड सी डी is observer of height 1.5 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज एंगल ACE इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हमारा फिगर के बारे में एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम अपने ट्राइंगल पे आते हैं। कौन सा है हमारा राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल ACE। इस ट्राइंगल में जो साइड हमें पता है वो है ये वाली, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसलिए ये वाली साइड भी कितनी हो चुकी है, 28.5। तो बेस हमें पता है और परपेंडिकुलर निकालना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है AE, बेस है CE। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AE को हमने h ले रखा है, और CE जो है वो हमारी 28.5 है, यानी h इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर। तो ये हो गई हमारी AE लेंथ। और क्योंकि हाइट ऑफ चिमनी हमें कैलकुलेट करनी है, तो हाइट ऑफ चिमनी कितनी हो जाएगी, AE प्लस EB। तो AE जो है वो हमने कैलकुलेट किया है 28.5 और वो 1.5 है, दोनों मिला करके हो गए 30 मीटर। तो हाइट ऑफ चिमनी कितनी आ गई हमारी, 30 मीटर। तो ये है हमारा आंसर। तो वन ट्राइंगल में जो पॉसिबल एग्जाम्पल थे वो मैंने सारे आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। अब आप चाहें तो एक्सरसाइज में से जो वन ट्राइंगल बनाने वाले क्वेश्चंस हैं वो सब ट्राई कर सकते हैं। तो जैसा कि बता चुकी हूँ मैं, काफ़ी सिंपल चैप्टर है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चंस करके भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले कोशिश कीजिएगा कि अगर आप खुद कर लें और फिर मेरे वाले क्वेश्चंस के साथ उसको रीचेक करें तो आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। तो आगे की मेहनत आपको करनी है। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई या क्या अच्छे से समझ में आ गई है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।